हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। अभी हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीचर 3.0 जो री एग्ज़ाम होने जा रही है। आज से आपको एडमिट कार्ड भी मिलना शुरू हो जाएगा। 19 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले हम लोग कुछ रिवीजन कर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। करंट अफेयर्स की जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा है। तो करंट अफेयर्स का सेशन हम लोग करने जा रहे हैं। एक सेशन में हम लोगों ने प्रश्न को देखा था, अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका क्या क्या प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न हो जाता है आपका पहला, कौन सा राज्य, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म का, है ना, निर्माण किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न हो जाता है कौन सा राज्य, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा। और इसका आंसर हो जाता है केरल। केरल में इसको लॉन्च किया जाएगा। केरल में, केरल के बारे में अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में एक चर्चा में आया हुआ है एक बीमारी, यानी कि दिमाग खाने वाला एक अमीबा, है ना। दिमाग खाने वाला एक अमीबा मिला है, खाने वाला एक अमीबा मिला है। और यह अमीबा जो है, अमीबा यह मिट्टी में पाया जाता है, झील और तालाबों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित बच्चे हो रहे हैं। कहा जाता है, डॉक्टरों का यह मानना है कि यह अमीबा जब आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इसका लक्षण एक मेनिंजाइटिस की तरह होती है। इसका लक्षण जो है मेनिंजाइटिस की तरह होती है। आपके शरीर में, आपके सर में दर्द होने लगता है, फीवर होने लगता है। और यह जो अमीबा है धीरे धीरे अपना विकास जो है तीव्र गति से करता है। लगभग 1 से 2 सप्ताह के अंदर में इसका लक्षण सामने दिखने लगता है। बाद में क्या होता है कि आपके दिमाग में यह जा करके आपके नर्वस सिस्टम को पैरालिसिस कर देता है, जिसके वजह से जो बीमार पड़ने वाले जो मरीज हैं, अगर सही तरीके से देखभाल ना किया गया तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है। और इसका शिकार अभी हाल ही में एक बच्चा हुआ है, केरल का एक बच्चा हुआ है, उसकी मृत्यु हो गई है इसी अमीबा के वजह से। यह दिमाग खाने वाला एक अमीबा है। चलिए हम लोग डिस्कशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यह सेशन आपके लिए। मुख्यमंत्री ने पिनाराई विजन कैराली थिएटर में ओटीटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इसका नाम CS स्पेस कहा गया, CA स्पेस इसका नाम रखा गया। मंच का लक्ष्य अगर देखा जाए तो जनता के लिए सूचनात्मक और मनोरंजक सामग्री को पेश करना, है ना, अनूठा मिशन प्रदान करना है। CS स्पेस का प्रबंधन KSFDC के द्वारा किया जाता है। हो सकता है आपसे यह प्रश्न पूछा जा सके, जो एक राज्य स्वामित्व वाली क्या है, कंपनी हो जाती है, जिसे मलयालम सिनेमा को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है इसी कंपनी को। यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर 21 हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश PCS के लिए, और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जो है, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश। 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज का नाम क्या है, ये सवाल पूछा जा सकता है। सुदर्शन झील हो जाएगा, सुदर्शन ब्रिज हो जाता है, सॉरी सुदर्शन ब्रिज हो जाएगा। सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज का नाम क्या है, तो सुदर्शन ब्रिज हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी एग्ज़ाम के लिए है, भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जिसने UCC को लागू किया अपने यहाँ, है ना। UCC को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। बहुत ही VVI है, इसे याद रखिए। UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाता है। और CISF की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह हो जाती हैं। नीना सिंह, भारत का पहला 5G जिला, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत का पहला 5G जिला विदिशा हो जाता है। 5G जिला
विदिशा हो जाता है। 2 फैक्ट इसमें आपको कम से कम याद रखना चाहिए। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य और 5G जिला विदिशा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि केरल राज्य के फेमस शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। अक्सर यह सवाल पूछा गया है। पूछा जाता है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है ना। तो यह केरल का है। यह जो है केरल का हो जाएगा। सेव साइलेंट वैली। साइलेंट वैली प्रश्न जो है बीपीएससी में बहुत बार पूछा है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है ना। साइलेंट वैली केरल में स्थित है और सेव साइलेंट वैली का नारा सुगाथा कुमारी ने दिया था। सुगाथा कुमारी ने सन 1973 में यानी कि इस वर्षा वन को बचाने के लिए आंदोलन छेड़ी थी। 1973 में किसने? सुगाथा कुमारी ने। आगे हम लोग देखते हैं केरल से बहुत सारे सवाल जो हैं पूछे जाते हैं। जब केरल चर्चा में हो, जब भी करंट अफेयर्स का कुछ ऐसा प्रश्न पूछ दे और आपकी ऑप्शन में 4 ऑप्शन में कहीं एक गुजरात दे दे या कहीं केरल दे दे, केरल दे दे, और आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा हो तो तुक्का मारना हो तो गुजरात और केरल में कोई दोनों में से एक मार सकते हैं। अधिकतर जो काम हुआ है, अधिकतर जो करंट अफेयर्स का जो प्रश्न बनता है केरल और गुजरात से हो जाता है। हालांकि आप सही तरीके से पढ़िए, है ना, तुक्का मारने की ज़रूरत न पड़े। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है और केरल राज्य के मिठा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे यह स्थित है। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पन की पूजा होती है। भगवान अयप्पन की पूजा सबरीमाला मंदिर में होता है ना। और सबरीमाला मंदिर की बात के बाद हम लोग आगे देखेंगे कि केरल के बांध कौन कौन से हैं। केरल के बांध कौन कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। केरल का बांध इडुक्की बांध हो जाता है। इडुक्की बांध है ना। और यह इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाई गई। पेरियार नदी पर बनाई गई इडुक्की बांध बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इडुक्की बांध हो जाएगा। उसके बाद मुल्ला पेरियार बांध भी पेरियार नदी पर बना और चिमनी बांध जो है चिमनी नदी पर बना है। चिमनी बांध चिमनी नदी पर बना है। जितना भी हम लोग अभी बांध देख रहे हैं ये सारा का सारा बांध केरल में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। केरल के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन हो जाता है। केरल का प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन हो जाएगा। तो ये प्रमुख स्थल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ना। पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर हो जाता है। काला मंडलम मंदिर हो जाएगा यहाँ पे केरल में। केरल के प्रमुख बंदरगाह, ये बंदरगाह भी आपसे पूछा जाता है। कोचीन बंदरगाह केरल में है। कोचीन बंदरगाह केरल में है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि कोचीन बंदरगाह किस राज्य में, भारत के किस राज्य में है, तो केरल हो जाएगा। कोझिकोड बंदरगाह है ना। कोझिकोड बंदरगाह जो है यह आपके केरल में हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2024 में पूछा जा रहा है 2024 में पूछा जा रहा है कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। 2024 में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है ना। 2024 का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है। आंसर इसका बी हो जाएगा। जेफ बेजोस हो जाते हैं या विश्व के सबसे ज़्यादा यानी कि शीर्ष पर ये बनने वाला अमीर है। सबसे है ना, सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं के पास है। आप देख सकते हैं एक साइड में एलन मस्क हो जाते हैं और दूसरे साइड में
जोसेफ हो जाएंगे। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जेफ बेजोस ने, है ना, जेफ बेजोस ने एलन मस्क से आगे बढ़ते हुए पुनः विश्व के सबसे, है ना, अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया है। पूछा जा सकता है, जैसे भारत में पूछा जाता है, भारत में तो अक्सर ऐसे नहीं पूछा जाता, लेकिन विश्व में पूछा जाता है। पूछा जाता है कि विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। पहला और दूसरा भी याद रखना ज़रूरी है। तो पहला जेफ बेजोस हो जाते हैं, इन्होंने एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो अमेजन के जो संस्थापक हैं, अमेजन के संस्थापक की कुल संपत्ति $200 बिलियन, है ना, $200 बिलियन थी, जबकि एलन मस्क की $198 बिलियन संपत्ति के साथ ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो पहला स्थान, यानी कि विश्व का सबसे अमीर व्यक्तियों में पहला स्थान जेफ बेजोस का और दूसरा एलन मस्क का आ जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, पिछले वर्ष एलन मस्क को करीब 31, है ना, अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 31 अरब डॉलर का, और बेजोस को 23 अरब डॉलर का लाभ हुआ है ना। 31 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, है ना। अगर नुकसान नहीं हुआ होता तो नंबर 1 पे एलन मस्क ही होते, और उस समय 23 अरब डॉलर का फ़ायदा जेफ बेजोस को मिला, जिसके वजह से नंबर 1 पे ये चले आए। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड अर्नोल्ट हो जाते हैं, बर्नार्ड अर्नोल्ट हो जाएंगे। 197 बिलियन है इनके पास। और चौथा सबसे अमीर व्यक्ति मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। मार्क जुकरबर्ग के पास 179 अरब डॉलर इनके पास है। तो चौथा स्थान मार्क जुकरबर्ग का और तीसरा स्थान बर्नार्ड अर्नोल्ट का, पहला स्थान जेफ बेजोस का और दूसरा स्थान एलन मस्क का हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किसे यूएसजीए का प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार मिला है। बॉब जोन्स पुरस्कार हाल ही में किसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाता है टाइगर वुड्स को। आंसर बी हो जाएगा, टाइगर वुड्स को यह पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है ना। यूएसजीए का प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार मिला टाइगर वुड्स को। आप देख सकते हैं टाइगर वुड्स। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें, प्रसिद्ध गोल्फर पूछा जा सकता है, संबंध इनका किससे है? तो प्रसिद्ध गोल्फर हो जाएंगे टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, चुना गया है। टाइगर वुड्स को ये पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान हो जाता है। बॉब जोन्स पुरस्कार के बारे में कुछ देखेंगे हम लोग। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो यूएसजीए चैंपियनशिप के विजेता जोन्स के अनुरूप खेल भावना, व्यक्तिगत चरित्र और सम्मान का प्रदर्शन किया हो। यह पुरस्कार 1955 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह जो पुरस्कार है 1955 से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और यह यूएसजीए द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान हो जाता है। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी टीचर में और बीपीएससी 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और बिहार में जितने भी होने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत VVI है। सबसे इम्पोर्टेंट है 33वां व्यास सम्मान। 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? क्रम भी याद रखना ज़रूरी है, 31, 32, 33 ऐसे भी हो सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सके। तो 33वां व्यास सम्मान
ये पुष्पा भारती को दिया गया। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को दिया जाता है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार इंपॉर्टेंट है आपके लिए, BR कंबोज को दिया गया। बुकर पुरस्कार 2023, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया। बुकर पुरस्कार 2023, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया जाता है। और यूनिवर्स 2023 की बात करें तो सेनिस पलासियोस को दिया गया, सेनिस पलासियोस को दिया जाता है। संगीत कला निधि पुरस्कार, संगीता कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को दिया जाता है, बॉम्बे जयश्री को। नोबेल का शांति पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। नोबेल का शांति पुरस्कार, क्योंकि नोबेल में 6 क्षेत्रों में नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है, ज़रूर उसको याद रखना चाहिए। 1-2 बार रिवाइज करिए, हमेशा याद रहेगा। नोबेल शांति का पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नोबेल शांति पुरस्कार याद होना चाहिए। ये नरगिस मोहम्मदी को दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को मिलता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को मिलता है। नोबेल का शांति पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, नरगिस मोहम्मदी को दिया जाता है ना, नरगिस मोहम्मदी को यह सम्मान जो है मिलता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में स्लाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर, हाल ही में स्लाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 20-30 ही ब्रांड एम्बेसडर होगा। आप ज़रूर आज ही, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो तुरंत आप कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट में ज़रूर ब्रांड एम्बेसडर का रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। इसका आंसर नयनतारा हो जाता है। साउथ की एक्ट्रेस रहती हैं ये नयनतारा। स्लाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा को बनाया जाता है। यही है नयनतारा, स्लाइस कंपनी इनको बनाता है ब्रांड एम्बेसडर अपना। चलिए देखते हैं, दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी मानी, है ना, दक्षिण भारतीय फिल्मों के जानी मानी दक्षिण भारतीय फिल्मों के जानी मानी अभिनेत्री जिनका नाम है नयनतारा। नयनतारा को स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर पूछा जा सकता है, नयनतारा को बनाया गया। आम के शौकीनों के लिए प्रमुख पेय के रूप में पिछले कुछ वर्षों में स्लाइस ने संपूर्ण देश के घरों में अपनी जगह पक्की कर ली है, अपनी जगह पक्की कर ली है। स्लाइस ने नयनतारा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? जेट सूट रेस का आयोजन जो है दुबई में किया जाता है। आंसर ए है, दुबई में किया जाता है। आपको हम दिखाते हैं एक दृश्य के रूप में, यही है, ये दुबई में किया जाता है इस रेस का आयोजन। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया। इसमें पायलट्स ने आयरन मैन जैसा सूट पहनकर रेस लगाई और यूनाइटेड किंगडम के 22 साल के जेट सूट पायलट ईसा कलफोन इस रेस के विजेता रहे हैं। इस रेस के विजेता ईसा कलफोन रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। आप देख सकते हैं, दृश्य के रूप में देख सकते हैं, नीरज चोपड़ा यही है, इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग एक बार देखेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पूछा जा सकता है चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? कैटरीना कैफ को बनाया। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और बिस्लेरी टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया। और यहाँ पे स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सोनू सूद को बनाया जाता है। सोनू सूद को बनाया जाता है। आगे भी देखते हैं हम लोग। सोनू सूद को बनाया जाता है। ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंदर जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, मुद्रा बदल दिया? इसका आंसर सी हो जाएगा, मिस्र ने। मिस्र की राजधानी जो है यह काहिरा हो जाता है ना। मिस्र की राजधानी काहिरा है और इसी ने, मिस्र ने ही अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा और दक्षिण अफ्रीका में यही आपका इजिप्ट है जिसकी राजधानी काहिरा हो जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में भारी बढ़ोतरी के बाद मिस्र ने साल 2022 की शुरुआत से चौथी बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। यानी कि मिस्र ने यह पहली बार नहीं किया, मिस्र ने यह चौथी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया है। चौथी बार मिस्र ने अपनी मुद्रा में 35% से अधिक का अवमूल्यन किया। और मिस्र जो है पूर्वोत्तर अफ्रीका को मध्य पूर्व से जोड़ने वाला देश है जिसका राजधानी काहिरा है। और यहाँ की जो मुद्रा हो जाती है, उसका नाम मिस्र पाउंड हो जाता है। मिस्र पाउंड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये वाला। सैन्य संगठन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? नाटो का नया सदस्य पूछा जा सकता है। नया सदस्य कौन बना? स्वीडन हो जाएगा। आंसर इसका डी है। नाटो का नया सदस्य स्वीडन को बनाया जाता है। आप देख सकते हैं नाटो में शामिल हुआ स्वीडन। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांस अटलांटिक सैन्य संगठन नाटो का नया सदस्य बन गया है। यूक्रेन पर रूस के 2022 के आक्रमण के बाद यूरोप में रूसी आक्रामकता के बारे में चिंताएं बढ़ गई थी। यहाँ पे अगर हम लोग रूस और यूक्रेन की बात करेंगे तो उसका मेन जो लड़ाई का एक मुद्दा था नाटो की सदस्यता को लेकर की हो गई थी। यूक्रेन ने ये कहा कि हमको नाटो का सदस्य बनना है। और नाटो का सदस्य बनने वाला अगर कोई भी देश नाटो का सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो कोई भी दूसरा जो कंट्री है उस पर अटैक नहीं कर सकता। अगर अटैक करता है तो इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाले यानी कि नाटो के सारे सदस्य मिलकर के उस कंट्री से लड़ जाएंगे। और इसकी सुरक्षा को लेकर के यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए नाटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहता था, लेकिन इसके विरोध में रशिया खड़ा हो गया। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसी की चिंता जाहिर करते हुए स्वीडिश ने भी नाटो की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फा क्रिस्टलरसन ने इस बात की घोषणा की। उत्तरी अटलांटिक गठबंधन में 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। नाटो में सदस्यों की संख्या 32 हो जाता है। नाटो की संख्या 32 हो जाता है। इसकी स्थापना 1949 में
द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ था उस समय हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इसका निर्माण हुआ। कहा जाता है कि नाटो में 32 सदस्य राष्ट्रों का एक संघ संगठन है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। संगठन ने 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू किया और यह सोवियत संघ द्वारा उत्पन्न खतरे पर नियंत्रण के रूप में संचालित हुआ है। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में बनाया गया। नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में बनाया गया। यह वर्तमान में बोस्निया और हर्जेगोविना, जॉर्जिया, यूक्रेन को इच्छुक राष्ट्रों के रूप में मान्यता देता है। इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बीपीएससी के लिए और बीपीएससी टीचर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन नया सदस्य बना? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में नया सदस्य कौन बनता है? आंसर इसका ए हो जाएगा, पनामा हाल ही में नया सदस्य बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। चलिए यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल अमेरिकी देश जिसको मध्य अमेरिका कहते हैं। पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हो गया। पनामा IAS का 97वां सदस्य बना है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्रम पूछा जा सकता है, कितने नंबर का सदस्य बना पनामा? 97 नंबर हो जाएगा। IASA की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में हुआ है। जो हम लोग देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका निर्माण भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से हुआ। वर्तमान में 116 देश ISA फ्रेमवर्क के समझौता पर हस्ताक्षर कर चुका है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया सुधा मूर्ति को। आंसर सी हो जाएगा। सुधा मूर्ति को हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यही सुधा मूर्ति हैं और भारत के प्रेसिडेंट हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है। पूछा जा सकता है कि सुधा मूर्ति का संबंध किससे है? पेशे से वो क्या करती है? तो एक लेखिका हो जाती है। 73 वर्ष की मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया था। राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। पॉलिटी का भी सवाल है ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटी और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग का दर्जा दिया गया है? GI टैग का दर्जा दिया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य के मांजुली मुखौटी और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग दिया गया? तो यह जो है असम राज्य का है। असम राज्य का हो जाता है। GI टैग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, गाय के गोबर मिट्टी और बांस से बनने वाले रंग बिरंगे मुखौटों को अब पहचान मिल गई है। असम के माजुली के मुखौटा को GI टैग मिल चुका है। ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में बसे नदी द्वीप माजुली को मुखाशिल्पों और पांडुलिपि पेंटिंग की पारंपरिक कलाओं के लिए प्रतिष्ठित ज्योग्राफिकल
इंडिकेशन जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने अभी सदियों पुरानी लोक शिल्पों को उनकी पहचान दे दी है। यहाँ से आपके लिए प्रश्न बनेगा, भारत में यह 15 सितंबर, भारत में जीआई टैग की बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे। भारत में यह 15 सितंबर 2023 से लागू हुआ। दार्जिलिंग चाय को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि किसे जीआई टैग प्रदान किया गया, तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया। भारत में अब तक 400 से कहीं ज़्यादा जीआई टैग रजिस्टर किए गए हैं। जीआई टैग का मुख्यालय चेन्नई में हो जाएगा। चेन्नई कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आगे देखिए, पूछा जा सकता है कि अल्फांसो आम के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। सबसे ज़्यादा अल्फांसो आम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो अल्फांसो जो है ना, आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र करता है। दार्जिलिंग जो चाय है, दार्जिलिंग चाय यानी कि दार्जिलिंग कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है, तो दार्जिलिंग चाय का उत्पादन पश्चिम बंगाल में हो जाता है। और मालाबार काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में। और कश्मीरी केसर जो है, पूछा गया सवाल है बीपीएससी में, है ना, तो कश्मीरी जो केसर है यह जम्मू और कश्मीर में मिलता है, जम्मू और कश्मीर में। नागपुर संतरे की बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नागपुर संतरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, और सनौर घी का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में। कुछ चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रीति रजक यह भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार होती हैं। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार होती हैं। रीतू बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनती हैं। रीतू बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बनती हैं। नीना सिंह हम लोग देखेंगे, नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनाई जाती हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति को मंगल ग्रह पर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अक्षता कृष्णमूर्ति को मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक होने का प्रमाण मिलता है। मनीषा पाढ़ी भारत की पहली महिला एडीसी होती है। मनीषा पाढ़ी भारत की पहली महिला एडीसी होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कहाँ भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर, है ना, जहाँ पर पहली ड्राइवरलेस, जहाँ पे ड्राइवर है ही नहीं मेट्रो में, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। और यह शुरुआत आपके बेंगलुरु में होता है। यह शुरुआत बेंगलुरु में होता है, जिसे आप देख सकते हैं। यह ड्राइवरलेस मेट्रो है, ड्राइवरलेस जो है मेट्रो है, यह बेंगलुरु में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस, पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ किया गया। भारत का वह पहला राज्य बताइए जहाँ पर देश में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत किया गया। और यह शुरुआत दिल्ली में किया जाता है। दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत भी दिल्ली में किया जाता है। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में स्थापित किया गया। और भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया जाता है। तेलंगाना में स्थापित किया जाता है। भारत का पहला, इम्पोर्टेंट आपके लिए, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि कौन 71वां मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी। 2024 की विजेता कौन बनी।
71वां मिस वर्ल्ड 2024 का विजेता कौन बनी? तो क्रिस्टीना पिस्कोवा हो जाती हैं। क्रिस्टीना पिस्कोवा हो जाती हैं। आंसर डी हो जाएगा। यही है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आयोजन हुआ था भारत के मुंबई में स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन हुआ था। साल 1996 में भारत ने इसकी आखिरी बार मेज़बानी की थी। क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश की है? तो ये चेक गणराज्य की हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिन्नी सेठी जो 2022 में इन्होंने फेमिना मिस इंडिया और 2022 का क्राउन इन्होंने ही जीता था, सिन्नी सेठी ने। सिन्नी सेठी हो जाएंगे। मिस वर्ल्ड की हम लोग देखेंगे यहाँ पे, मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी कंपटीशन, इसकी शुरुआत 1951 में हुआ था। इस कंपटीशन में अलग अलग देश की महिलाएं अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए भाग लेती है। भारत की विश्व सुंदरिया का एक ट्रिक है यहाँ पे, ट्रिक हो जाएगा रेड यूपीएम हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम विश्व सुंदरी भारत की जो 1966 में चुनी गई, उनका नाम था रीता फारिया। और रीता फारिया के बाद 1994 में ऐश्वर्या राय बनती हैं। ऐश्वर्या राय के बाद डायनिया हैडन 1997 में बनती हैं, डायनिया हैडन। उसके बाद युक्ता मुखी 1999 में बनती हैं। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा 2000 में बनती हैं विश्व सुंदरी। और 2017 में मानुषी छिल्लर 2017 में विश्व सुंदरी बनती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए? नए अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो ये हो जाएंगे देवेंद्र झांझड़िया। आंसर हो जाता है बी, देवेंद्र झांझड़िया बनाए जाते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं देवेंद्र झांझड़िया। यही है देवेंद्र झांझड़िया। इनके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। यह 42 वर्ष की हो गए हैं। 42 वर्षीय देवेंद्र झांझड़िया ने 2004 में एथेंस जैवलिन थ्रो में और 2016 के रियो पैरालंपिक में फिट 46 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक। इसके बाद झांझड़िया 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में रजत मेडल भी जीता और उन्होंने 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और 2015 में रजत और साथ ही 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भी रजत मेडल इन्होंने क्या किया? जीता था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसके प्रथम अध्यक्ष रतन सिंह बनाए गए थे और इस संगठन का उद्देश्य भारत में विकलांगों के लिए खेलों को बढ़ावा देना है। भारत की पैरालंपिक समिति की स्थापना 1992 में हुई थी। इसकी स्थापना 1992 में होती है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? पहले तेज गेंदबाज जो हैं कौन बने? तो जेम्स एंडरसन हो जाएंगे। आंसर ए हो जाता है, जेम्स एंडरसन। इसका आंसर जेम्स एंडरसन हो जाएगा, ए आंसर है। यही है आपके जेम्स एंडरसन। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया और यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है, जबकि शेष 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है। इसके निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 किलोमीटर पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक से निजात मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे जो है, द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल शहरी एक्सप्रेशन हो जाता है। उसके बाद हम लोग जेम्स एंडरसन, यह उपलब्धि 187 मैच की 348 पारियों में क्या किया? हासिल किया। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला।
पूछा जा सकता है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज कौन हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन है, जो 800 इन्होंने विकेट लिया था। उसके बाद शेन वार्न है, शेन वार्न ने 708 विकेट लिया। जेम्स एंडरसन 700 विकेट लिया। और यहाँ पे अनिल कुंबले 619 विकेट लिए और स्टुअर्ट ब्रांड 604 विकेट लेते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग को।